दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कैंपन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। पेयर विनिंग इज ए हैबिट। माई सेल्फ टीसी सैनी, फाउंडर ऑफ लक्ष्य कैंपन तथा रामगढ़ सीकर। अब देखो, आज के इस लेक्चर में अपन हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन के जो विरचन की विधि है उससे डील कर रहे थे। अब यहाँ पर अपन दो विधियां अपने ओर शेष रह गई है। पहला वाला तो है आपके डाइएजुटीकरण और दूसरा है आपके रोसिंग प्रक्रम। और उसके बाद में अपन देखेंगे हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन के भौतिक गुण। तो आज की जो नई हेडिंग है अपन की जो विरचन की विधि है जिसको अपन को डिस्कस करना है डिटेल में, कौन सा है, डाइएजुटीकरण। अब देखो, डाइएजुटीकरण है, इसको लर्न करने के लिए आपको क्या क्या देखना है। देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो अभिकारक होगा, मीनिंग जो भी आपके डाइएजुटीकरण अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में जो आपका अभिकारक होगा वो वाला अभिकारक कौन सा होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। ऑलवेज अभिकारक होगा आपका प्राथमिक एरोमेटिक एमीन। अभिकारक है वो कौन सा होगा, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन। मीनिंग आपकी एमीन होगी। एमीन का मीनिंग कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, NH2। प्राथमिक का मीनिंग कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा, एक कार्बन से। और एरोमेटिक का मीनिंग क्या हो गया, बेंजीन। मीनिंग जो आपका अभिकारक होगा इस अभिक्रिया में वो किस टाइप की स्ट्रक्चर होनी चाहिए उसकी, ये तो होगी एरोमेटिक रिंग। प्राथमिक एमीन बोला है, एमीन का मीनिंग कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, NH2। मीनिंग इस टाइप का अभिकारक होगा। दूसरी बात आती है आपके यहाँ पर अभिकर्मक। मीनिंग जो आपके अभिक्रिया में कौन कौन से रिएजेंट, मीनिंग कौन कौन से अभिकर्मक होते हैं, तो अभिकर्मक में आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कौन सा होता है, नाइट्रस अम्ल। यहाँ पर अभिकर्मक कौन सा होगा, नाइट्रस अम्ल। और नाइट्रस अम्ल का जो फॉर्मूला है, मीनिंग क्या फॉर्मूला होता है, HNO2। ये फॉर्मूला होता है आपके नाइट्रस अम्ल का। थर्ड बात आती है यहाँ पर उत्पाद की। थर्ड बात है वो किसकी आती है, उत्पाद की। तो उत्पाद में आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। उत्पाद में क्या बनेगा, बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। जो उत्पाद के अंदर सबसे पहले तो एक टाइप का ये इंटरमीडिएट हो गया, मध्यवर्ती, क्या बनेगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और ये आगे चलकर आपके कन्वर्ट हो जाएगा जब आप इसकी अभिक्रिया क्यूप्रस एलाइड के साथ कराओगे, तो वहां पर आगे आपके पास किसका निर्माण हो जाएगा, हेलो एरीन का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, हेलो एरीन का। इसे अपन कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, डाइएजुटीकरण बोलते हैं। और इसका जो फेमस नाम है वो क्या होता है आपके, सेंट मायर अभिक्रिया। अब अभिक्रिया किस टाइप से होगी वो और सीख लीजिए। देखो, अभिक्रिया के अंदर सबसे पहले देखो क्या है, अभिकारक। अभिकारक कौन सा आपकी, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन। तो ये लीजिए, मैंने प्राथमिक एरोमेटिक एमीन बना दी, NH2। और ये जो स्ट्रक्चर होती है बेंजीन के ऊपर NH2, इसको अपन बोलते हैं एनिलीन। इसको अपन क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो प्राथमिक एरोमेटिक एमीन का सबसे सरलतम उदाहरण कौन सा है, एनिलीन। एनिलीन का मीनिंग क्या हो गया, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ आता है तो इसको क्या बोलते हो, एनिलीन। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, अभिकर्मक कौन सा है, नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड को मैं क्या लिखूंगा, HNO2। ये हो गया नाइट्रस एसिड। और अभिक्रिया के लिए जो तापमान की रिक्वायरमेंट है, कितना डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान। और अगर आप इसको केल्विन के अंदर लिखना चाहते तो केल्विन में कितना लिखोगे, 273 केल्विन तापमान। क्लियर है। अगर डिग्री सेल्सियस के अंदर चाहिए तो 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन की बात करें तो 273 केल्विन। क्लियर है। यहाँ पर मैंने क्या बोला, अभी क्या बनेगा, तो आपको पता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन का मीनिंग तो ये हो गया बेंजीन। डाइएजोनियम ग्रुप कौन सा होता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है N2 के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज इसी को क्या बोलते हो, डाइएजोनियम। तो ये बेंजीन हो गया, ये डाइएजोनियम क्लोराइड। क्लोराइड का मीनिंग क्या होता है, Cl नेगेटिव। ये बन गया आपके बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इसकी आगे जो भी आपकी अभिक्रिया होगी, जिसको अपन अगर सेंट मायर अभिक्रिया बोलना चाहते तो किसकी उपस्थिति में होगी, क्यूप्रस हेलाइड। जैसे मान लीजिए मैंने क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवा दी, तो आपको ये ध्यान रखना है जब क्यूप्रस ब्रोमाइड लेते हो तो यहाँ पर हेलोजन एसिड भी कौन सा लेना है, HBr लेना। अगर क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती मीनिंग Cu2Cl2, तो इस वाली कंडीशन में यहाँ पर क्या लेते हैं अपन, HCl। अब अभिक्रिया की थीम समझने के लिए आपको क्या करना है, देखो डायरेक्ट ध्यान रखना है, यहाँ पर जो भी हेलोजन है वो किसका प्रतिस्थापन कर देगा, डाइएजोनियम समूह का।
मीनिंग यहाँ से जो N2 वाले ग्रुप है ये किस रूप में चला जाएगा, नाइट्रोजन गैस के रूप में, और इसका जो प्रतिस्थापन है मीनिंग उसको हटाएगा कौन, हेलोजन। हेलोजन कौन सा, ब्रोमीन। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट उत्पाद में क्या ध्यान रखना, जो भी आपके एरोमेटिक रिंग है इस एरोमेटिक रिंग से हेलोजन अटैच हो जाएगा, और हेलोजन मैंने यहाँ पर कौन सा लिया, ब्रोमीन वाला, मीनिंग क्या बन गया, ब्रोमो बेंजीन। प्लस देखिए ये N2 पॉजिटिव किस रूप में चला जाएगा, इसको एंट्रोपी सपोर्ट करेगी तो ये चला जाएगा आपके नाइट्रोजन गैस के रूप में। तो ये मैंने लिख दिया नाइट्रोजन गैस के रूप में क्या हो जाएगा, अभिक्रिया से बाहर चला जाएगा। और यहाँ से Cl और यहाँ से H मीनिंग बाहर कौन चला जाएगा, HCl, मीनिंग अभिक्रिया में सह उत्पाद में और क्या बन जाएगा, HCl। मुख्य उत्पाद देखो ये तो क्या हो गया, ब्रोमो है, और ये किससे अटैच है, बेंजीन से। तो अगर आप इसका IUPAC नोमेनक्लेचर बोलना चाहो तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। इसका निर्माण हो गया ब्रोमो बेंजीन। और अभी मैंने बोला कि उत्पाद किसका फॉर्मेशन होता है, हेलो एरिन। और आपको अच्छी से पता है जो ब्रोमो बेंजीन किसका एग्जाम्पल है, हेलो एरिन का, क्योंकि यहाँ पर हेलोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग के sp2 संकृत कार्बन परमाणु से। क्लियर है। तो ये अभिक्रिया होती है, इसको अपन बोलते हैं सेंट मेयर अभिक्रिया। एक बात और ध्यान रखनी, यहाँ पर जो HNO2 है यहाँ पर कभी कभार क्या करता है, आपको डायरेक्ट HNO2 लिखकर नहीं देता है, उसके लिए कोई दूसरा रिएजेंट आपको अवेलेबल करवा देता है। और वो अवेलेबल कैसे करवाता है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रिएक्शन में कभी कभार आपको HNO2 है वो डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं मिलता। तो देखो कैसे बनाते हैं HNO2 को, इसको बनाते हैं सोडियम नाइट्राइड। सोडियम नाइट्राइड का मीनिंग क्या हो गया, NaNO2, ये हो गया आपके सोडियम नाइट्राइड। और सोडियम नाइट्राइड की अभिक्रिया करवाती है अपन HCl के साथ। क्लियर है, मीनिंग हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। तो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, HNO2, तो ये तो बन गया आपका नाइट्रस एसिड, मीनिंग HNO2 प्लस बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, इधर से Na इधर से Cl, मीनिंग क्या बन गया, NaCl। तो आपको अभिक्रिया मिश्रण के अंदर डायरेक्ट HNO2 नहीं देकर और क्या दे सकते हैं, NaNO2 प्लस HCl। NaNO2 का मीनिंग क्या है, सोडियम नाइट्राइड, और HCl का मीनिंग क्या हो गया आपके, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अगर ये मिक्सचर आता है तब भी आपको ये ध्यान रखना कि ये आपको अल्टीमेट बनाकर क्या देगा, नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड को तो एक ही काम आता है क्या, जो भी प्राथमिक एरोमेटिक एमीन इसको किस में कन्वर्ट करता है, डाइएजोनियम समूह में। डाइएजोनियम का मीनिंग क्या है, N2 पर पॉजिटिव चार्ज, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्लियर है। ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है इसका नोमेनक्लेचर क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्लियर है। अगर इसकी अपन अभिक्रिया के ऊपर से लाइट के साथ करवाती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके हेलो एरिन में। ध्यान क्या रखना, यहाँ पर जो भी हेलोजन लिया है वो हेलोजन किसको हटा देगा, यहाँ से डाइएजोनियम समूह मीनिंग N2 प्लस को हटा देगा। क्लियर है। और बेंजीन के ऊपर वो हेलोजन आकर अटैच हो जाएगा, मीनिंग जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपने ब्रोमीन लिया है तो ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा, कि ऊपर क्लोराइड लिया है तो क्लोरो बेंजीन बन जाएगा। क्लियर है। अब आइए देखते हैं इसकी थ्योरी किस टाइप से। तो देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो देखो पहला ही पॉइंट क्या बन रहा है अपने पास, एनिलीन। एनिलीन आपको बता दिया मैंने क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2, तो इसी को आप क्या बोलते हो, एनिलीन। बेंजीन के ऊपर जो आपका NH2 ग्रुप होता है इसी को आप क्या बोलते हो, एनिलीन बोलते हो। क्लियर है। तो अब देखो इसकी थ्योरी देखो किस टाइप से थ्योरी है यहाँ पर, मीनिंग आपको लैंग्वेज किस टाइप से बनानी है तो उसको अंडरस्टैंड कीजिए। तो देखो क्या बोल रहा है, एनिलीन द्वारा बेंजीन डाइएजोनियम लवण में बदला जाता है। मैंने एनिलीन के द्वारा जो बेंजीन डाइएजोनियम लवण है उसके अंदर बदला जाता है, इसे ही अपन क्या कहते हैं, डाइएजोटीकरण। जो भी प्राथमिक एरोमेटिक एमीन है इसको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के अंदर जो परिवर्तित करते हैं इसी स्टेप को क्या कहते हैं, डाइएजोटीकरण कहते हैं। अभिक्रिया देखिए यहाँ पर, ये एनिलीन, ये नाइट्रस एसिड हो गया और ये हाइड्रोजन क्लोराइड, और तापमान कितना है 273 केल्विन। अदरवाइज आप यहाँ पर कितना लिख सकते हो, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान। ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट बोला था आपको क्या ध्यान रखना, ये नाइट्रस एसिड आता है ना, तो इसको एक ही काम आता है, वो काम क्या है, जो आपके प्राथमिक एमीन समूह इसको किस में कन्वर्ट करता है, एजोनियम समूह में, डाइएजोनियम समूह में। तो यहाँ पर देखो क्या बना दिया, N2 पॉजिटिव, और इसके लिए देखो नेगेटिव चार्ज वाला कौन सा जाएगा, Cl नेगेटिव, उसको उदासीन करने के लिए। तो ये बेंजीन, ये N2 पॉजिटिव क्या हो गया, डाइएजोनियम, और Cl नेगेटिव क्या हो गया, क्लोराइड, मीनिंग इसका फॉर्मेशन हो जाएगा डाइएजोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ प्रयुक्त HNO2 मीनिंग जो नाइट्रस एसिड है अभिक्रिया में होता है। मीनिंग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखेंगे, यहाँ प्रयुक्त जो नाइट्रस एसिड है अभिक्रिया में ही NaNO2 मीनिंग सोडियम नाइट्राइड
तथा NaCl हाइड्रोजन क्लोराइड की क्रिया से बनाते हैं। अभी मैंने बताया किस टाइप से बनाती हूँ, सोडियम नाइट्राइट प्लस NaCl, यहाँ से तो देखो क्या चला जाएगा आपके HNO2, क्लियर है। और इधर से क्या बन जाएगा NaCl, तो ये बन गया आपके पास नाइट्रस एसिड बनेगा HNO2 बन गया, और साथ में बाई प्रोडक्ट में क्या बन गया NaCl बन गया। मीनिंग डाइएजोटीकरण का मीनिंग क्या है, जो भी आपके प्राथमिक एरोमेटिक एमीन है उसको डाइएजोनियम लवण के अंदर जो बदलना है, इसी को क्या बोलते हैं डाइएजोटीकरण। और ये काम कौन सा विक्रमा करता है, नाइट्रस अम्ल। कितना तापमान चाहिए आपको, 273 केल्विन अथवा 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान, क्लियर है। अब नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आरबीसी हो, सीबीएसई एग्जाम हो, वहां पर डायरेक्ट आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गाटरमान अभिक्रिया क्या होती है, सेंडमेयर अभिक्रिया क्या होती है, क्लियर है। तो ये आप तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको रीजन का पता होगा। तो देखो सबसे पहला स्टेटमेंट देखो यहाँ पर, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 को क्या बोलते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड। और मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया, जो यहाँ पर हेलोजन लिया है उसी का क्या लेना है, हेलोजन एसिड लेना है आपको। तो यहाँ पर देखो अगर क्यूप्रस क्लोराइड लेता है तो हेलोजन एसिड कौन सा लेना पड़ेगा, NaCl। तो ये देखो यही बोल रहा है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया क्यूप्रस क्लोराइड प्लस NaCl अथवा Cu2Cbr2 मीनिंग क्या हो गया, क्यूप्रस ब्रोमाइड प्लस HBr से करवाने पर क्रमश है कौन कौन से बनेंगे। अगर क्लोराइड वाला लिया तो क्या कौन सा बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और ब्रोमीन वाला लिया तो कौन सा बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होती है। और इसी अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। डायरेक्ट आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि सेंडमेयर अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। तो आपको ये पता होना चाहिए, पहले तो आपको बेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करवाकर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण करवाना है। फिर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड प्लस NaCl से कराओगे तो क्या बनेगा आपके पास, क्लोरोबेंजीन बनेगा, क्लियर है। अगर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्यूप्रस ब्रोमाइड प्लस HBr के साथ कराओगे तो वहां पर क्या मिलेगा आपको, ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। और इसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोलते हो आप, सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। अब नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो बस एक ही बात का फर्क है, उत्पाद वही रहेगा लेकिन अभिक्रिया का नाम परिवर्तित हो जाएगा। यदि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर चूर्ण, ये ध्यान रखना, वहां पर तो अपने किसके साथ करवा रहे थे, क्यूप्रस हैलाइड के साथ। और अब अगर आप अभिक्रिया किसके साथ करवा दो, कॉपर चूर्ण के साथ। तो यदि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो भी क्लोरोबेंजीन ही बनती है, तथा इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे, गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको, जब आप कॉपर चूर्ण का उपयोग ले लेते हो तब तो अभिक्रिया कौन सी बन जाती है, गाटरमान अभिक्रिया बन जाती है। और जब आप क्यूप्रस हैलाइड प्लस हाइड्रोजन एसिड मीनिंग जो आपके हेलोजन अम्ल का यूज करते हो तो वहां पर अपन कौन सी बोलेंगे, सेंडमेयर अभिक्रिया बोलेंगे। आयोडोबेंजीन प्राप्त करने के लिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड से कराई जाती है। मीनिंग आपको ये ध्यान रखना है कि सेंडमेयर अभिक्रिया में अपन कौन कौन से उत्पाद बना सकते हैं, या तो क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, अदरवाइज कौन सा बना सकते हो, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो। अगर आपको आयोडोबेंजीन बनाना है तो उसके लिए आपको बेंजीन की अभिक्रिया किससे करवानी पड़ेगी, पोटेशियम आयोडाइड के साथ संपन्न करानी पड़ेगी, तभी क्या बनेगा आपका, तभी बनेगा आपके आयोडोबेंजीन। अब आगे अभिक्रिया, ये देखो ये आपके लिए बिल्कुल इजी हो जानी चाहिए। अभी अभिक्रिया यहाँ पर जो लिख रखा है डाइएजोनियम क्लोराइड, ये कौन सा आपके, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अभी अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको कैसे बनेगा। तो प्राथमिक एरोमेटिक एमीन है उसकी अभिक्रिया करवाइए नाइट्रस अम्ल के साथ, और नाइट्रस अम्ल के साथ आपको जो तापमान कितना रखना है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या आपके बेंजीन डाइएजोनियम लवण बोल सकते हो क्योंकि प्लस और माइनस दोनों आ रहा है, N2 पर पॉजिटिव आ रहा है, Cl पर नेगेटिव आ रहा है, तो आप इसको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड भी बोल सकते हो, अदरवाइज बेंजीन डाइएजोनियम में लवण भी बोल सकते हो, क्लियर है। अब इसकी अभिक्रिया देखो, अब आपको अभिक्रिया को देखते ही पता चल जाना चाहिए क्या उत्पाद बनेगा और कैसे बनेगा और अभिक्रिया का नाम क्या होगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसकी डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ है, क्यूप्रस क्लोराइड प्लस NaCl, मीनिंग यहाँ पर क्या है NaCl। तो आपको ये पता चल गया कि जब भी क्यूप्रस क्लोराइड और NaCl आ गया मीनिंग अभिक्रिया कौन सी है, सेंडमेयर अभिक्रिया। और सेंडमेयर अभिक्रिया में अपन क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या सिखाया, जो भी हेलोजन है उससे किसको हटा दो आप, डाइएजोनियम को, तो ये N2 हट जाएगा, किस फॉर्म में चला जाएगा, N2 गैस की फॉर्म में। और जो भी हेलोजन है उसको कहां पर लगा दोगे, बेंजीन पर। तो देखो बेंजीन पर यहाँ पर कौन सा हेलोजन है, क्लोरीन, तो मैंने बेंजीन पर कौन सा हेलोजन लगा दिया,
क्लोरीन लगा दिया, हमने किसका निर्माण कर दिया, क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो गया यहाँ पर। अगर बाई प्रोडक्ट लिखना चाहते हो यहाँ पर और क्या क्या बनेगा, तो आप लिख सकते हो नाइट्रोजन गैस बन जाएगी और साथ के अंदर क्या बन जाएगा आपका NaCl है, वो सह उत्पाद बन जाएगा। दूसरी अभिक्रिया देखो कॉपर है और कॉपर के साथ क्या किया, गर्म किया, तो कॉपर के साथ जैसे ही गर्म करोगे क्या सीन क्रिएट होगा, यहाँ से नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, वापिस से गैस के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो प्लस नाइट्रोजन गैसियस रूप में यहाँ से चला जाएगा। और यहाँ पर देखो कौन अटैच हो जाएगा आपके, क्लोरीन, तो इसको क्या बोल देंगे, गाटरमान अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर किसका उपयोग किया है, कॉपर चूर्ण का उपयोग किया है। और ये डेल्टा का मतलब क्या है, अभिक्रिया में क्या प्रदान कर रहा है, तापमान दे रहा है अभिक्रिया को, क्लियर है। मीनिंग कॉपर चूर्ण के साथ गर्म कर रहा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, तो क्लोरोबेंजीन तो बनेगा, लेकिन इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, गाटरमान अभिक्रिया। नेक्स्ट वाली अभिक्रिया देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, अब की बार क्यूप्रस ब्रोमाइड। अगर यहाँ पर क्यूप्रस ब्रोमाइड लिया तो हेलोजन एसिड भी कौन सा लेना पड़ेगा आपको, HBr। करना क्या है, डाइजोनियम जो समूह है इसको हेलोजन के द्वारा हटा दो। नहीं, बेंजीन के ऊपर अब की बार कौन सा ग्रुप लगा दूंगा, ब्रोमीन ग्रुप लगा दूंगा, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन बन गया। बाय प्रोडक्ट की बात करें तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन गैस बन जाएगी और नाइट्रोजन गैस के साथ देखो क्या चला जाएगा, आपके NaCl चला जाएगा। लास्ट वाली रिएक्शन में इसने बोला था, लास्ट वाला स्टेटमेंट था कि जब भी आपको किसका निर्माण करना है, आयोडोबेंजीन का निर्माण करना है, तो आयोडोबेंजीन का निर्माण अपन ना ही तो सेंडमेयर अभिक्रिया से कर सकते हैं, ना ही गाटरमान अभिक्रिया से कर सकते हैं। इसके लिए क्या बोला, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ कराओ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। पोटेशियम आयोडाइड का मीनिंग क्या है, Ki के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखो वही बात है, यहाँ पर हेलोजन कौन है, आयोडीन, मीनिंग जो डाइजोनियम समूह है उसको उसका प्रतिस्थापन कौन करेगा, आयोडीन। तो बेंजीन पर कौन सा ग्रुप लगा दिया, आयोडीन, तो इस यहाँ पर क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन। और अगर आप बात करते हो सह उत्पाद की, तो सह उत्पाद के रूप में कौन सा ग्रुप बाहर चला जाएगा, नाइट्रोजन गैस के रूप में। और यहाँ से देखो पॉजिटिव वाला कौन है, पोटेशियम, नेगेटिव वाला कौन सा है, क्लोरीन। नहीं, यहाँ पर जो दूसरा सह उत्पाद क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, ये सह उत्पाद है, क्लियर है। तो ये अभिक्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट बनती है, जिसके अंदर सबसे पहली बात तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण अपन कैसे करते हैं ये आपको आना चाहिए। दूसरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लिया उसको आपको अगर क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कौन कौन से मेथड है, मीनिंग जो आपकी सेंडमायर अभिक्रिया क्या होती है और गाटरमान अभिक्रिया क्या होती है, ये आपको इजीली आना चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनता है आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। अब देखो नेक्स्ट वाला जो पॉइंट आ रहा है अपने पास, रोसिंग प्रक्रम, मीनिंग जो भी ये अपन विरचन की विद्या ही पढ़ रही है अभी तक, और उसमें जो नेक्स्ट जो विरचन है वो कौन सा, रोसिंग प्रक्रम। इसके अंदर तो आपको डायरेक्ट थ्योरेटिकल ध्यान रखना है, ये वैसे उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं रिएक्शन, क्योंकि ये आपके फिनोल के अंदर वापस से रिपीट होगी। जो फिनोल वाला चैप्टर है इससे नेक्स्ट वाला एल्कोहल फिनोल ईथर, उसके अंदर ये रिएक्शन वापस से रिपीट होती है। लेकिन एक बार देख लेते हैं, मेंशन कर रखा है आपकी बुक में। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि रोस्टिंग प्रक्रम में क्या होता है, नया जो ये वाला जो मेथड है वो नया मेथड है विरचन करने का। तो देखो यहाँ पर पहली बात तो क्या है, जो रोस्टिंग प्रक्रम किसके लिए फेमस है, ये क्लोरोबेंजीन बनाने की औद्योगिक विधि है। मीनिंग मान लीजिए अगर आपको क्लोरोबेंजीन बहुत ही ज्यादा मात्रा में बनाना है, इंडस्ट्रियल लेवल पर बनाना है, तो उसके लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है, रोस्टिंग प्रक्रम है। अब रोस्टिंग प्रक्रम में करते क्या है, बेंजीन वाष्प, वायु एवं हाइड्रोजन क्लोराइड के वाष्प के मिश्रण को कॉपर क्लोराइड उत्प्रेरक में से प्रवाहित करने पर क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। तो ये तो आपके पास क्या रहा, बेंजीन, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड, और यहाँ पर वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन, मीनिंग क्या ले लिया आपने, ऑक्सीजन। कौन से उत्प्रेरक में से प्रवाहित करते हो, कॉपर क्लोराइड, और कॉपर क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है, CuCl2, ये हो गया आपके उत्प्रेरक। अब देखो उत्पाद किसे बनाना है, 1/2 है, मीनिंग इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है। मीनिंग क्या आएगा, केवल सिंगल ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ से क्या क्या उत्पाद बन जाएगा, ये हाइड्रोजन, एक वाला हाइड्रोजन तो ये चला गया फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा HCl से, क्लियर है। और यहाँ से कौन चला गया, आपके ऑक्सीजन, मीनिंग 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण कर लेगा, जल का, मीनिंग किसका निर्माण हो गया, H2O का। अब देखो रहा क्या, ये क्लोरीन कहां पर जाकर अटैच हो जाएगा, बेंजीन पर। तो बेंजीन पर क्लोरीन अटैच हो गया, और बेंजीन पर जब भी क्लोरीन अटैच होता है इसको आप क्या बोलते हो, क्लोरोबेंजीन बोलते हो। तो ये रोस्टिंग प्रक्रम बिल्कुल इजी सा, जिसमें क्या बोलना आपको, बेंजीन की वाष्प लेनी है, हाइड्रोजन क्लोराइड और वायु, इन तीनों का मिश्रण लेके
कौन से उत्प्रेरक में से प्रवाहित करना है? कॉपर क्लोराइड से। जैसे आप कॉपर क्लोराइड से प्रवाहित करोगे, बेंजीन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? क्लोरोबेंजीन में क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। और ये प्रक्रम इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? क्योंकि एग्जामिनर आपको एग्जाम में डायरेक्ट बोल सकता है कि क्लोरोबेंजीन बनाने का औद्योगिक विधि की रासायनिक समीकरण लिखिए, तो आपको वहां पर वो ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि रोसिंग प्रक्रम लिखिए। तो आपको ध्यान रखना है कि जो रोसिंग प्रक्रम है उसी प्रक्रम में अपन क्लोरोबेंजीन को औद्योगिक लेवल पर बहुत ज्यादा मात्रा में बना सकते हैं। क्लियर है? तो ये यहाँ पर आकर आपके जितने भी विरचन की विधियां है हेलो एल्केन और हेलो एरिन की, वो आकर यहाँ पर फिनिश होती है। अब नेक्स्ट वाली बात करेंगे अपन भौतिक गुण की। मीनिंग ऐसे कौन कौन से भौतिक गुण है जो आपके हेलो एल्केन और हेलो एरिन के होते हैं, और इनमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, वो क्वेश्चन होता है आपके क्वथनांक पर। मीनिंग जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका ऑर्डर हमेशा पूछता है एग्जाम के अंदर, तो उससे अपन क्या करेंगे? इसको डील करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन भौतिक गुण से, मीनिंग फिजिकल प्रॉपर्टी से। क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है? तो पहला पॉइंट यहाँ पर अगर अपन देखें भौतिक गुण के अंदर, तो आपको देखो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करवा देता हूँ, हिंट मिल जाएगा आपको इससे। और भौतिक जो प्रॉपर्टी मीनिंग भौतिक गुण के जो क्वेश्चन है वो आपके इजीली सोल्व हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले अपन बात करते हैं भौतिक गुणधर्म के अंदर। तो आपको देखो 2-3 बातें हैं वो लर्न होनी चाहिए। पहली बात क्या है भौतिक गुणधर्म के लिए? तो आपको ये पता होना चाहिए, हेलो एल्केन की बात करें, और हेलो एल्केन का मीनिंग क्या होता है? RX हो गया। क्लियर है? और अपन पिछले जो प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर जो कार्बन और हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता में अंतर होता है, जिसके कारण कार्बन पर तो आंशिक धनावेश आता है और हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आता है। और इसी के कारण अपन ने बोला था जो कार्बन और हेलोजन बंध है, इस बंध की प्रवृत्ति कैसी होती है? ध्रुवीय प्रवृत्ति का बॉन्ड है। मीनिंग इसकी जो नेचर है, किस प्रकृति का बॉन्ड है? ये ध्रुवीय प्रकृति का बॉन्ड है। मीनिंग कौन सा बॉन्ड है? पोलर बॉन्ड है। अब आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जिसमें भी पोलर बंध आता है तो वो पोलर सोलवेंट मीनिंग ध्रुवीय विलायक में क्या होता है? विलय होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी बोले कि कोई भी यौगिक अगर जल में घुलनशील हो रहा है, तो मीनिंग आप उसका हमेशा ध्यान रखिए कि उसने जल के साथ कौन सा बंध बनाया होगा? हाइड्रोजन बंध। कोई भी यौगिक अगर हाइड्रोजन बंध बनाता है जल में, तभी वो जल में क्या होता है? विलय होता है। अगर हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करता है तो वो जल में विलय नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके हेलो एल्केन मीनिंग एल्किल हैलाइड है, ये जल में क्या होती है? अविलय। जल है, जल में अविलय मीनिंग पानी के अंदर घुलते नहीं है। और मैंने अभी बताया जब पानी में नहीं घुलते तो इसका कारण क्या बोलना है? कि जो एल्किल हैलाइड है वो पानी के साथ मीनिंग जो आपके जल के साथ कौन सा बंध नहीं बनाएंगे? हाइड्रोजन बंध। तो एल्किल हैलाइड जल के साथ हाइड्रोजन आबंध मीनिंग जो हाइड्रोजन बंध है, हाइड्रोजन आबंध का निर्माण करेंगे या नहीं करेंगे? तो आपको हमेशा ध्यान रखना, अगर नहीं घुल रही है तो हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करते, अगर जल में घुल गया तो हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते। तो ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है कि जो एल्किल हैलाइड है उसमें कार्बन हेलोजन बंध की प्रवृत्ति कैसी होती है? ध्रुवीय होती है, लेकिन फिर भी ये ध्रुवीय विलायक जल में क्या होते हैं? अविलय होते हैं। उसका कारण दीजिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो जल होता है ना वो कैसा विलायक है? ध्रुवीय विलायक है। ये भी ध्यान रखना है, जल कैसा विलायक होता है? ध्रुवीय विलायक। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है एग्जाम में? एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि एल्किल हैलाइड में कार्बन हेलोजन बॉन्ड ध्रुवीय प्रकृति का होते हुए भी ध्रुवीय विलायक जल में अविलयशील होता है, कारण दीजिए। कारण क्या बोलना है आपको? कारण एक ही बोलना है कि जब जल में अविलय मीनिंग जल में नहीं घुल रहा मीनिंग कौन से बंध का निर्माण नहीं करेगा? हाइड्रोजन बंध का। तो कारण यही बोलना है कि जो एल्किल हैलाइड है वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करता है, और हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं होने के कारण ये एल्किल हैलाइड जल में क्या होते हैं? अविलयशील होते हैं। अब तीसरा पॉइंट देखो, अपन इसको भी डिस्कस कर चुके हैं पहले के में। जैसे अगर आपके पास बात करें किसकी? स्थायित्व की। अगर आपको एल्किल हैलाइड दे दे और उनका क्या पूछे? आपसे स्थायित्व पूछे, तो स्थायित्व में ध्यान रखना है जिस बंध की बंध लंबाई जितनी कम होगी उसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। तो स्टार्टिंग के लेक्चर में अपन डिस्कस कर चुके हैं, अगर एल्किल हैलाइड के स्थायित्व की बात आती है तो सबसे ज्यादा स्थायित्व तो किसका होगा? फ्लोरीन का, क्योंकि सबसे छोटा आकार होता है। छोटा आकार होगा तो छोटी क्या होगी? बंध लंबाई होगी।
इसके बाद में कौन आएगा, एल्किल क्लोराइड, उसके बाद में कौन आएगा, एल्किल ब्रोमाइड, और सबसे कम स्टेबल यानी सबसे कम स्थायित्व किसका होगा, एल्किल आयोडाइड का होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, इसको स्टार लगाकर मेंशन कर रहा हूँ, मीनिंग आपके आरबीसी और सीबीएसई एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म 100% आता है, और वो ऑर्डर किसका पूछता है आपसे, क्वथनांक का ऑर्डर पूछता है। तो ये आपको आना चाहिए कि जो क्वथनांक है, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्वथनांक है वो किसके समानुपाती होता है, आणविक द्रव्यमान के। क्वथनांक है वो किसके समानुपाती होता है, आणविक द्रव्यमान के। जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, हैलोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, तो उसका क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच में संबंध कैसा है, समानुपाती का। जैसे जैसे आणविक द्रव्यमान में वृद्धि होगी, वैसे वैसे क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। और साथ में ये वाला जो फैक्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वथनांक होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, शाखाओं के। जो भी आपके शाखाएं हैं उनके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और शाखाएं वाला जो केस है वो किसमें लगाना है आपको, समावयवी में लगाना है। जहां पर भी समावयवता वाला केस आएगा वहां पर कौन सा लगाएंगे आप, शाखाएं वाला। और आपको ध्यान रखना है जैसे जैसे शाखाएं बढ़ेगी वैसे वैसे क्वथनांक क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। क्लियर है, मीनिंग क्योंकि दोनों के बीच में संबंध कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती का। शाखाएं बढ़ेगी तो क्वथनांक कम हो जाएगा, क्वथनांक बढ़ेगा तो शाखाएं क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। तो ये आपके भौतिक गुणधर्म के कुछ बिंदु है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, शुद्ध अवस्था में सभी एल्किल हैलाइड रंगीन होते हैं। जब भी आपके अगर प्योर फॉर्म में तो जितने भी एल्किल हैलाइड वो कैसे होते हैं, रंगीन, मीनिंग कलर प्रदर्शित नहीं करते हैं। लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में एल्किल ब्रोमाइड तथा एल्किल आयोडाइड पीले पड़ जाते हैं। मीनिंग जब भी आप इनको प्रकाश की उपस्थिति में रख देते हो तो जो भी आपके एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड, मीनिंग कौन कौन से बोल रहे हैं, एल्किल ब्रोमाइड का मीनिंग तो क्या हो गया, Br, और सेकंड वाला कौन सा, एल्किल आयोडाइड, इसका मीनिंग क्या हो गया, Ri। अगर इनको आप प्रकाश में खुला छोड़ देते हो तो ये कैसे हो जाते हैं, पीले रंग के हो जाते हैं। और जनरली जितने भी एल्किल हैलाइड है वो कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, मीनिंग किसी भी प्रकार का रंग प्रदर्शित नहीं करते। दूसरा पॉइंट देखिए भौतिक गुणधर्म का, एल्किल हैलाइड पानी में अघुलनशील होते हैं। अब आपको पता चल गया पानी में अघुलनशील क्यों है, क्योंकि पानी के साथ कौन सा बंध का निर्माण नहीं करते, हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करते। जबकि एल्कोहल, ईथर एवं बेंजीन में क्या होते हैं, घुलनशील। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो इसको मैं स्टार से मेंशन कर रहा हूं, ये ध्यान रखना आपको। एल्किल हैलाइड वो किसमें तो घुलनशील होती है और किसमें घुलनशील नहीं होती, मीनिंग पानी में तो क्या अघुलनशील, मीनिंग पानी के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करती, तो फिर किसमें घुलनशील होती है, एल्कोहल। अब यहाँ पे आपको का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। एल्कोहल का मीनिंग क्या होता है, ROH, एल्कोहल में घुलनशील। ईथर, तो ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, ईथर का भी आना चाहिए ROR, ये हो गया ईथर। और बेंजीन का तो आपको अच्छे से पता है क्या फॉर्मूला होता है, C6H6, मीनिंग बेंजीन, ईथर और एल्कोहल के अंदर क्या होती है, घुलनशील होती है। तीसरा बिंदु देखिए, एल्किल यानी मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड गैसीय अवस्था में होती है। मीनिंग स्टार्टिंग के जितने भी एल्किल हैलाइड है वो कौन सी अवस्था में होंगे, गैसीय अवस्था में। तो देखिए यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, इथाइल क्लोराइड है, कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में होती है। जबकि मिथाइल आयोडाइड मीनिंग CH3I एवं अन्य एल्किल हैलाइड या तो द्रवावस्था में होंगे या कौन सी अवस्था में होंगे, ठोस अवस्था में। आपको सीधा सी ध्यान रखना है कि जो स्टार्टिंग के जितने भी आपके यौगिक आएंगे वो तो कौन सी अवस्था में होंगे, गैसीय अवस्था में, जिसमें कौन कौन आएंगे, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड, ये तो होगी गैसीय अवस्था में। बात करेंगे अपन आयोडाइड की, मीनिंग जो CH3I और इसके अलावा जितने भी आपके एल्किल हैलाइड है वो या तो द्रवावस्था में होंगे, अदरवाइज किसमें होंगे, ठोस अवस्था के अंदर स्थायित्व रखेंगे। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 4। तो देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जलाने पर अगर मान लीजिए एल्किल हैलाइड और आप इसको आग में जलाते हो तो क्या होगा, तो जलाने पर एल्किल हैलाइड हरे रंग की ज्वाला के साथ जलती है। ये इसका रासायनिक परीक्षण हो गया। जैसे आपको कोई यौगिक दे दिया और आपसे पूछ लिया कि इसकी पुष्टि कीजिए ये एल्किल हैलाइड है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, उस एल्किल हैलाइड को ज्वाला मीनिंग आग में जलाना है। और आग में जलाने पर अगर आपके पास हरे रंग की ज्वाला, ये इंपॉर्टेंट है, रंग इंपॉर्टेंट है, कौन से रंग की ज्वाला आती है, अगर हरे रंग की ज्वाला आती है तो आप कन्फर्म बोल सकते हो कि आपको दिया हुआ यौगिक क्या है, एल्किल हैलाइड है। क्लियर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैंने बोला था यहाँ से 100% आपके क्वेश्चन बनता है, चाहे आरबीसी एग्जाम हो, CBSE एग्जाम हो।
सभी एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति की होती है। और अभी मैं आपको अंडरस्टैंड करवा के आया हूं ध्रुवीय प्रकृति के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, तो मैंने आपको बताया ध्रुवीय प्रकृति के लिए जो कार्बन हैलोजन बंध है ये ध्रुवीय प्रकृति का होता है, क्योंकि दोनों के बीच में विद्युत ऋणता में क्या होता है, अंतर होता है। क्लियर है। तो यही बोल रहा है कि सभी एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति की होती है, अतः इनके कवतनांक इनके संगत हाइड्रोकार्बन से अधिक होते हैं। ये ध्यान देना आपको कि जो भी आपके एल्किल हैलाइड है इनके जो कवतनांक होंगे इनके संगत हाइड्रोकार्बन से अधिक होंगे। जैसे आपके यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा है आपको, तो इजीली अंडरस्टैंड करवाता हूँ। जैसे आपके पास है CH4, ये तो क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन। और जब आप इसको एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करोगे तो एक हाइड्रोजन को उठाकर मैंने कौन सा ग्रुप लगा दिया, एक हैलोजन लगा दिया। तो यहाँ पर निर्माण किसका हो जाएगा, CH3X का। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये एल्किल हैलाइड बन गया, ये हाइड्रोकार्बन। मीनिंग इस एल्किल हैलाइड का जो कवतनांक है हमेशा इसके संगत हाइड्रोकार्बन की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। क्यों अधिक क्यों होगा, क्योंकि इसका आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो देखो ये पॉइंट इसीलिए इंपॉर्टेंट बनता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एल्किल हैलाइड का कवतनांक संगत हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है, कारण दीजिए। तो आपको ये आना चाहिए क्या है, सभी एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति की होती है, अतः इनके कवतनांक मीनिंग जो बॉइलिंग पॉइंट इनके संगत हाइड्रोकार्बन से क्या होती है, अधिक होती है। और इसका कारण क्या है, क्योंकि अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनके कवतनांक भी बढ़ते। ये लीजिए मैंने पहले अंडरस्टैंड करवा दिया, कवतनांक है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है आणविक द्रव्यमान के। मीनिंग जैसे जैसे आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कवतनांक भी बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे शाखा ही बढ़ेगी तो उसका कवतनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यही बोल रहा है कि अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनके कवतनांक भी बढ़ते हैं। यदि एल्किल समूह समान हो तो कवतनांक का क्रम निम्नानुसार होगा। अब यहाँ पर देखो CH3 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 मीनिंग एल्किल ग्रुप तो सभी में क्या है, सेम है, लेकिन चेंज क्या है, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर ब्रोमीन और यहाँ पर आयोडीन। और आपको अच्छे से पता है ये 17वें ग्रुप के तत्व है और इनका अरेंजमेंट इस टाइप से होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। और आपको अच्छे से पता है जब भी एक समूह में आप ऊपर से नीचे आते हो आकार बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तो परमाणु क्रमांक अगर बढ़ रहा है तो हमेशा ध्यान रखना वहां पर आणविक द्रव्यमान भी बढ़ रहा है। तो सबसे ज्यादा आणविक द्रव्यमान किसका होगा, आयोडीन का। और आपको किसका ऑर्डर पूछ रहा है, कवतनांक का। तो अणुभार बढ़ने के साथ साथ कवतनांक क्या होता है, बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा कवतनांक किसका होगा, आयोडीन वाले का, फिर ब्रोमीन वाले का, फिर क्लोरीन वाले का, फिर फ्लोरीन वाले का। तो देखो यही आपके पास क्रम दिया है, मीनिंग ये वाला जो क्रम है वो किसका है, बॉइलिंग पॉइंट मीनिंग कवतनांक का। सबसे ज्यादा किसका हो गया, मिथाइल आयोडाइड, फिर मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, और सबसे कम किसका हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है यहाँ से देखिए वो संभाव्यता वाला अपन ने केस लिया था। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि संभाव्यता का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग संभाव्यता को आप कैसे डिफाइन करते हो। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है ऐसे कोई भी दो यौगिक, जैसे मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप से आपको संभाव्यता को लर्न करना है। तो देखो जब भी अगर आपसे डील करवाता है किससे, समावयवता से, तो समावयवता का मतलब क्या है, कम से कम दो यौगिक होने चाहिए या फिर दो से अधिक। तो आपको ये ध्यान रखना या तो दो यौगिक होंगे या दो से अधिक यौगिक। हमेशा ध्यान रखना कि पहली बात तो संभाव्यता क्या होती है और इसको अप्लाई कब करते हो, इसका मीनिंग क्या है। तो आपको ये ध्यान रखना है संभाव्यता में क्या है, दो या दो से अधिक यौगिक जिनका क्या होना चाहिए, अणुभार समान होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, जिनका अणुभार क्या होना चाहिए, एक समान। जिनका अणुभार क्या होना चाहिए, एक समान। मीनिंग जितने कार्बन है, जितने हाइड्रोजन है, जितने हेलोजन है, वो अणुभार क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मीनिंग एक समान होना चाहिए। लेकिन उनके भौतिक व रासायनिक गुण क्या होने चाहिए, अलग अलग। और उन यौगिकों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, ये ध्यान रखना आपको, भौतिक एवं रासायनिक गुण, भौतिक एवं रासायनिक गुण ये कैसे होने चाहिए, अलग अलग। मीनिंग कैसे होने चाहिए, भिन्न भिन्न या फिर डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। आप उसी को क्या बोलते हो, समावयवी बोलते हो। उन यौगिकों को क्या बोलोगे, समावयवी। ये ध्यान रखना है, जो आपके इस प्रकार के दो यौगिक है उन्हीं यौगिकों को क्या बोलोगे, समावयवी बोलते हो। और ये जो परिघटना है, जो पूरी प्रोसेस है, इसी को आप क्या बोलोगे, समावयवता। मीनिंग ये जो पूरी घटना है, इस परिघटना को आप क्या बोलोगे, समावयवता। तो मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में अंडरस्टैंड करवा दिया। वैसे 11th क्लास में पढ़ लेते हो आप, लेकिन फिर भी मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया समावयवता का मतलब क्या होता है। तो रिपीट कर देता हूं, दो या दो से अधिक यौगिक
जिनका अणुभार तो एक समान होता है परंतु भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे यौगिकों को समावयवी कहते तथा इस पूरी परिघटना को संपूर्ण परिघटना को समावयवता कहते हैं। मीनिंग कंडीशन ध्यान रखनी, इनका अणुभार एक समान होना चाहिए। अब आइए देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये वाला पॉइंट अब आपके इजीली क्लियर हो जाएगा। देखो क्या बोला, समावयवी एल्किल, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा रहा हूं इसको। समावयवी एल्किल हैलाइडों में शाखित कार्बन श्रृंखला युक्त एल्किल हैलाइड का कवचनांक अशाखित से कम होता है। अब देखो पहले तो ये देखो ये समावयवता है या नहीं है। देखो यहाँ पर आपको 3 यौगिक दिए, 1, 2 और 3। पहले तो देखो ये समावयवी है या नहीं है। तो देखो कार्बन यहाँ पर गिनो पहले, इस वाले यौगिक में कितने कार्बन है, 1 2 3 4। नहीं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूं तो देखो कार्बन का नंबर कितना आ गया, 4। हाइड्रोजन काउंट करो, हाइड्रोजन कितने, तो देखो हाइड्रोजन 3 3 6 3 9, मीनिंग हाइड्रोजन का नंबर कितना आ गया, 9 आ गया। और एक और है क्लोरीन, तो क्या आ गया, Cl। इस वाले यौगिक का जो फॉर्मूला क्या बनेगा, C4H9Cl। अब इस यौगिक का काउंट कर लीजिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4, मीनिंग इसका भी फॉर्मूला क्या बनेगा, C4। हाइड्रोजन का नंबर देखो 3 3 6 7 2 9, मीनिंग हाइड्रोजन कितने आ गए, 9। और एक क्या क्लोरीन, मीनिंग यहाँ पर भी क्या आ गया, Cl। सेम टाइप से इसके अंदर काउंट कीजिए, कार्बन 1 2 3 4, कार्बन का नंबर तो कितना आया है, 4। हाइड्रोजन काउंट करो, 3 2 5 2 7 2 9, मीनिंग हाइड्रोजन का नंबर कितना आया है, 9। और बात करते हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन का नंबर देखो यहाँ पर कितना है, 1, तो यहाँ पर क्या हो गया, क्लोरीन। तो आप क्या देख रहे हो, जो आपको 3 यौगिक जो यहाँ पर दिए हैं, तीनों का जो आणविक सूत्र मीनिंग अणुभार क्या है, एक समान। यहाँ पर भी C4H9Cl, C4H9Cl और C4H9Cl। तो आपको पहली बात तो ये क्लियर होगी, यहाँ पर कौन सा केस है, ये समावयवता वाला केस है। और मैंने अभी आपको बताया, देखो समावयवता वाले केस में अगर कवचनांक का क्रम पूछता है, क्या ध्यान रखना है, कवचनांक है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है शाखाओं के, मीनिंग जितनी ज्यादा शाखा ये होगी उसका कवचनांक उतना ही कम होगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पर ऑर्डर क्या आ जाएगा। अब बात करें अगर अपन शाखाओं की, तो देखो यहाँ पर कितनी शाखाएं, अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो ये तो क्या हो गया, नॉर्मल वाला, बिल्कुल यहाँ पर एक भी शाखा उपस्थित नहीं है, सीधी लाइन के अंदर है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें देखो CH3 CH CH2 Cl, और यहाँ पर कितनी शाखा हो गई, एक शाखा हो गई, क्लियर है। ये CH3 वाली क्या हो गई, एक शाखा हो गई। यहाँ पर आपकी मुख्य चेन तो कौन सी होगी, CH3 CCl, यहाँ पर एक CH3 वाली मीनिंग एक शाखा तो ये बन गई, और दूसरी वाली शाखा कौन सी बन गई, ये बन गई। तो यहाँ पर 0 शाखा है, कोई भी प्रतिस्थापित समूह आपके मुख्य श्रृंखला से नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर कितने प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ है, केवल 1, और यहाँ पर कितना जुड़ा हुआ है, 2। तो शाखाएं क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जिसमें जितनी ज्यादा शाखा होगी उसका कवचनांक उतना ही क्या होता है, कम होता है। तो सबसे ज्यादा शाखाएं कहां पर है, इस वाले में 2 शाखाएं, इस वाले में 1 शाखा और इस वाले में 0 शाखा। तो सबसे ज्यादा कवचनांक किसका होगा, जिसमें शाखाएं कम है। तो सबसे ज्यादा आपके हो जाएगा N ब्यूटिल क्लोराइड का। उसके बाद में नंबर किसका आएगा, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड का। और सबसे जो कम कवचनांक होगा तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड का। तो ये एग्जाम्पल आपके बहुत टाइम एग्जाम में आ रखा है डायरेक्ट इसी टाइप से, तो ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट है भौतिक गुणधर्म का। एल्किल हैलाइड में एल्किल आयोडाइड सर्वाधिक क्रियाशील होती है तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर आयोडीन मुक्त कर देती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीनिंग जो भी एल्किल हैलाइड में अगर अपन बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। एल्किल हैलाइड के अंदर बात करते तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, एल्किल आयोडाइड। ये अपन पहले भी देख चुके क्योंकि अपन ने एक क्रम देखा था, और वो क्रम कौन सा था, बंद लंबाई का क्रम। और मैंने आपको याद हो तो वहां पर भी बोला था कि जितना ज्यादा परमाणु की साइज होगी उसकी बंद लंबाई उतनी ही ज्यादा होगी। तो वहां पर आपने ये बोलकर आए थे आप एल्किल क्लोराइड है, इसकी तुलना में एल्किल क्लोराइड की बंद लंबाई ज्यादा है, और एल्किल क्लोराइड की तुलना में एल्किल ब्रोमाइड की, और सबसे ज्यादा किसकी बंद लंबाई होती है, एल्किल आयोडाइड की। क्योंकि आयोडीन है, इसका जो परमाणु का आकार वो अधिक, और जितना परमाणु का आकार अधिक होगा उसकी बंद लंबाई उतनी ही ज्यादा होगी। और आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो बंद लंबाई, मीनिंग क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, जो भी आपकी बंद की लंबाई है, बंद लंबाई है वो हमेशा समानुपाती होती है क्रियाशीलता की। किसके समानुपाती होती है, वो क्रियाशीलता की। जैसे जैसे बंद लंबाई बढ़ती है वैसे वैसे आपकी क्या होती है, क्रियाशीलता भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अब एक बात मेरे को आप एल्किल हैलाइड को देखकर बताइए,
सबसे ज्यादा बंध लंबाई किसकी है? एल्किल आयोडाइड की। तो क्रियाशीलता भी किसकी ज्यादा होगी? एल्किल आयोडाइड की। अब अभिक्रिया और समझ लीजिए किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। तो आपको 2 मॉलिक्यूल लेकर चलने हैं एल्किल आयोडाइड की। तो ये लीजिए, मैं एक तो मैंने एल्किल आयोडाइड का ये मॉलिक्यूल ले लिया, दूसरा वाला अणु ले लिया मैंने एल्किल आयोडाइड का। अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में करवानी है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो सूर्य के प्रकाश को कैसे आप प्रदर्शित कर सकते हो? h से। अब देखो अभिक्रिया का जो थीम क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होगा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कौन सी होती है? आपके मुक्त मूलक अभिक्रिया विधि। मीनिंग क्या होता है मुक्त मूलक अभिक्रिया विधि का? एक बंध को आपको इस टाइप से तोड़ना है कि दोनों परमाणुओं को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। मीनिंग कौन सा बंध विखंडन होता है यहाँ पर? समानशील बंध विखंडन, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। अब देखो एक बंध का निर्माण कितने इलेक्ट्रॉन से होता है? 2 इलेक्ट्रॉन से। इस बंध को जैसे तोड़ा और कौन सा? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, कौन सा बंध विखंडन होगा? होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, मीनिंग समान बंध विखंडन। 1 इलेक्ट्रॉन तो आयोडीन के पास आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन एल्किल ग्रुप के पास। ठीक इसी प्रकार से इस बंध को तोड़ा है, 1 इलेक्ट्रॉन तो आयोडीन के पास और 1 इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गया? एल्किल के पास। और आपको पता है एक बंध का निर्माण होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ से R और ये R, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखो जो उत्पाद क्या बनेगा? RR। मीनिंग पहला बात तो किसका फॉर्मेशन हो गया? हाइड्रोकार्बन का। दूसरा उत्पाद देखो, इधर से आयोडीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इधर आयोडीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो आयोडीन आयोडीन आपस में कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन कर देगा? आयोडीन गैस का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है एल्किल आयोडाइड वो सर्वाधिक क्रियाशील है और सर्वाधिक क्रियाशील होने के कारण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आयोडीन गैस है उसका क्या होता है? निर्माण होता है। तो लास्ट वाला जो स्टेटमेंट अपना यही है। देखिए एल्किल हैलाइड में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन हो रहा है? एल्किल आयोडाइड। और इसके पीछे लॉजिक क्या है एल्किल आयोडाइड के अधिक क्रियाशील होने के कारण? क्योंकि इसकी बंध लंबाई क्या होती है? सर्वाधिक। और मैंने भी बताया है बंध लंबाई समानुपाती होती है क्रियाशीलता के। तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर आयोडीन मुक्त कर देते, मीनिंग किसका निर्माण करते? आयोडीन का निर्माण करते। तो देखो अभिक्रिया 2 आ रहा है, सूर्य का प्रकाश, इसी को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो? HNu की फॉर्म में। और इसको ओपन करके मैंने लिख दिया 2 मोल लिए, RI वाला बॉन्ड तोड़ना तो एक तो एल्केन बन जाएगा, दूसरा कौन मुक्त हो जाएगा? आयोडीन आसानी से मुक्त हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में अपन ने हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन के जितने भी भौतिक गुणधर्म थे उतने कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट वाले जो लेक्चर आएगा उसमें अपन देखेंगे हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड और क्लासमेट के साथ चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।